welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board like UP, Bihar, MP, Rajasthan और दिल्ली बोर्ड के fully organized courses with daily practice paper. And हमारे पास ई-बुक्स और ई-नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम लोग क्लास 9 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स के MIQs डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके मैम, पीपल एज अ रिसोर्स के, राइट। तो इसी के साथ अगर देखें क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, Which age group of children does the सर्व शिक्षा अभियान aim to promote education? देखिए हमारे भारत में आया था सर्व शिक्षा अभियान, जिसके तहत जो है हर बच्चे को जो है एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन कंपलसरी किया गया था। और इसमें जो एज ग्रुप ऐड किया गया था मैम वो क्या 6 to 15 ईयर्स था, 8 to 14 ईयर्स था, 8 to 15 ईयर्स या 6 to 14 ईयर्स। तो मैम सर्व शिक्षा अभियान में जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन, राइट 6 to 14 ईयर्स सबका पढ़ना जरूरी है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, disguised unemployment could be traced in, disguised unemployment, hidden unemployment भी हम जिसे बोलते हैं, जिसमें लोग तो ज्यादा काम करते हैं, मींस कि अगर हम लोग बात करें जैसे मान लीजिए, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है अर्बन एरियाज में भी देखने को मिलती है पर एग्रीकल्चर में ज्यादा मिलती है, राइट। मान लीजिए ये मेरा फील्ड है, ये भी मेरा एक फील्ड है, मतलब सेम ही फील्ड है ये दोनों। अगर मैं देखूं कि यहाँ पे मेरी फैमिली के 10 पीपल जो हैं वो काम कर रहे हैं, राइट 10 पीपल काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन आ रहा है कुछ 100 kg। अभी हम सिंपल टर्म्स में देख रहे हैं, 100 kg का एक वेजिटेबल्स यहाँ से प्रोड्यूस होती है। कितने लोग काम कर रहे हैं, 10 पीपल काम कर रहे हैं मेरी फैमिली के। इसी सेम फील्ड में अगर मेरी फैमिली के 5 पीपल काम कर रहे हैं तो भी कितना प्रोडक्शन है, 100 kg। मीन्स अगर मैं इन 5 पीपल को यहाँ से हटा भी दूंगी तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डिवीजन ऑफ लेबर तो हो रहा है, फैमिली के लोग क्या हो रहे हैं, डिवाइड तो हो रहे, मतलब मेहनत तो कम हो रही है, सब मिलके काम करें। लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें इस केस में क्या होता है कि जैसे वो 5 जो पीपल है उनकी पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन वो उसको वेस्ट कर रहे हैं, कहीं वो कहीं और काम भी कर सकते हैं और प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। इसे हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। और ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है कौन से सेक्टर में मैम, एग्रीकल्चर सेक्टर में, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन विच सेक्टर शुड इंडिया इंक्रीज मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? इंडिया को कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो सभी सेक्टर्स में जो है, अगर आप बोलोगे कि मैम सर्विस सेक्टर जो है आज के टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव है। अगर हम लोग बात करें, हम देखें एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा देता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो बड़ी है वो किसकी बढ़ी है, सर्विस सेक्टर की, मीन्स टर्शरी सेक्टर की बढ़ी है। तो अगर हम लोग बात करें, मैं तो यही चाहूंगी कि सभी, देखिए एग्रीकल्चर के बिना भी देश नहीं चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग के देश बिना भी नहीं चलेगा, जिस सेक्टर में जितनी जरूरत है उसको डाला जाए और सभी सेक्टर में इक्वली बूस्ट किया जाए। लेकिन हम लोग जो है सर्विस सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर में जो है ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सर्विस सेक्टर को हम टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इनमें से कौन सी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें अगर हम लोग बात करें, बैंकिंग ऑफ कोर्स मैम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, डेयरी फार्मिंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, टीचिंग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फार्मिंग फॉर सेल्फ कंजप्शन, एक फार्मिंग मैं कर रही हूँ लेकिन किसके लिए,
सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ, सिर्फ अपने लिए, उसमें मुझे कोई कुछ पैसे नहीं मिलने वाले हैं, कुछ लेन देन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं सिर्फ अपने यूज के लिए, अपनी हॉबी के लिए ही क्या कर रही हूँ, फार्मिंग कर रही हूँ, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वाई रूरल वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड जॉब्स। ये जो रूरल वुमेन्स हैं ये लो पेड जॉब्स में क्यों काम करती हैं, अगर हम बात करें दे डोंट नीड टू वर्क इन हाई पेड जॉब्स। भाई क्यों, ऐसा क्यों नहीं है कि रूरल वुमेन्स जो है हाई पेड जॉब्स नहीं कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, 101% कर सकती हैं। दे लैक इन एजुकेशन और द नेसेसरी स्किल, उनके पास थोड़ी सी एजुकेशन की कमी होती है और वो जो स्किल्स चाहिए होते हैं उनकी कमी होती है। दे आर नॉट अलाउड बाय देयर फैमिलीज टू डू हाई पेड जॉब, उनकी फैमिली जो है उन्हें अलाउड नहीं करती है हाई पेड जॉब्स करने के लिए। एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ द वेज स्ट्रक्चर, उन्हें वेज स्ट्रक्चर का पता नहीं होता। तो लो पेड जॉब्स में क्यों होती हैं, देखिए मैम क्या होता है ना, कभी कभी एक्चुअल आंसर देखा जाए दे लैक इन एजुकेशन, मतलब कभी कभी क्या होता है गाँव में ज्यादा बच्चियों को पढ़ाया भी नहीं जाता, पर नहीं अब तो बहुत आगे बच्चे बढ़ गए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है द लैक इन एजुकेशन और नेसेसरी स्किल, इसलिए वो हाई पेड जॉब्स तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्हेन डज पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल। पॉपुलेशन जो है, देखिए हाउ यू सी द वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप दुनिया को कैसे देखते हैं। आप देखिए मान लीजिए इंडिया, मानना क्या है, ये है ही कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया के पास। आप कुछ कंट्रीज इसे कैसे देखेगी, अरे इंडिया के पास, अब देखिए दो नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड वाले देखेंगे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतनी गरीबी होगी, कैसे संभालेंगे, कैसे होगा, इतनी भीड़ है, उस पॉपुलेशन को कैसे देख रहे हैं, एज अ भीड़, ठीक है। अब आते हैं पॉजिटिव साइड की साइड। अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करते हैं तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि भाई मैम इंडिया की जो अगर पॉपुलेशन है, अगर मैं बात करूं तो वो बहुत, अगर एक कंट्री के पास इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है तो वो उनके पास एक ह्यूमन कैपिटल है, बस उनमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी क्वालिटी क्या होती है, इंप्रूव होती है। तो अगर उसी पॉपुलेशन में अच्छी एजुकेशन दी जाए मैम, अच्छे हेल्थ स्ट्रक्चर हो और उसके साथ साथ अच्छे स्किल्स दिए जाए, ट्रेन किया जाए लोगों को, तो वही पॉपुलेशन मैम प्रोडक्टिव हो जाएगी उस कंट्री के लिए, राइट। तो अगर हम लोग देखें पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड, पॉपुलेशन जो है क्या बन जाती है, ह्यूमन कैपिटल बन जाती है, वो एक मानव पूंजी बन जाती है, उस देश की प्रोडक्टिविटी बन जाती है। व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन की फॉर्म में, ट्रेनिंग की फॉर्म में एंड मेडिकल केयर की फॉर्म में, इट एड्स अप टू द प्रोडक्टिव पावर्स ऑफ अ कंट्री, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच फैक्टर डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री। देखिए बर्थ रेट, अगर हम लोग बात करें द ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री इज डिसाइडेड बाय द किससे, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, वहां की पॉपुलेशन कैसी है। मान लीजिए हाँ, अगर मान लीजिए इंडिया ही है, उसके पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है लेकिन एजुकेटेड नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो फिर उस बड़ी पॉपुलेशन तब उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक पॉपुलेशन है हमारे पास लेकिन एजुकेटेड है, हेल्दी है, स्किल्ड है, ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छे हैं किसके लिए, देश की प्रोडक्टिविटी के लिए, राइट, ग्रोथ के लिए। व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कौन सी होती है, द एक्टिविटीज विच हेल्प टू अर्न मनी, वो एक्टिविटीज जो हेल्प करती है क्या करने के लिए, अर्न करने के लिए, मनी के लिए, मनी फॉर द कंट्री और एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम में, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम उसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाई हैव मिड डे मील स्कीम बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन द स्कूल्स। मिड डे मील स्कीम्स क्यों लॉन्च की गई थी, ताकि जो बच्चे हैं उनको, देखिए हर तरीके से अगर सोचें तो मिड डे मील स्कीम, अब इसका नाम जो है बदल गया है मिड डे मील स्कीम का, इसका नाम है पीएम पोषण, ठीक है। अब देखिए मिड डे मील स्कीम, हमने सुना है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को है दोपहर का खाना दिया जाता है, न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है। इसके अगर मैं देखूं तो दो मोटिव है। एक तो क्या है कि बच्चों को क्या होता है कि कभी कभी बच्चे जो है इतनी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है, तो एटलीस्ट वन टाइम का अच्छा खाना उनको सफिशिएंटली उनको मिले, वन थिंग ये हो गई।
सेकेंडली अगर हम लोग बात करें तो एजुकेशन में एनरोलमेंट भी बढ़ा है इसकी वजह से। जैसे कुछ बच्चे हैं, पेरेंट्स है, वर्किंग है, ठीक है, वो कहीं डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को इस भरोसे कि भाई एनरोलमेंट बढ़ेगा, एटलीस्ट हमारे बच्चों को एक टाइम का खाना तो बन रहा है, और एनरोलमेंट भी बढ़ेगा और वो शिक्षित भी होंगे, मतलब स्कूल्स में एडमिशन्स भी बढ़ेंगे इस तरीके से, राइट। तो मेन अगर हम लोग देखें, मिड डे मील स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन स्कूल्स टू एनकरेज अटेंडेंस। मैंने जैसे आपको बताया कि भाई अटेंडेंस बढ़ेगा एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस का सरकार उन्हें एक हेल्दी फूड प्रोवाइड कराएगी जो उनके लिए बहुत अच्छा है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज क्या होता है? Market activities, those activities for which the people who perform these activities are paid or have profits such as production of goods and services। देखिए market activities वो activities होती है for which people who perform these activities, जो लोग इन activities को perform कर रहे हैं, are paid or have profit, जिनको profit होता है, such as production of goods and services, right, जो profit making के लिए काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज विथ 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। देखिए मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होती है? देखिए मार्केट एक्टिविटीज वो होती हैं आर दोज एक्टिविटीज विच इंक्लूड द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। मार्केट एक्टिविटीज वो होती है जिसमें प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनको कंज्यूम किया जाता है, तो वो क्या होती है? मार्केट एक्टिविटीज। नॉन मार्केट एक्टिविटीज जैसे कि अगर मैं बोलूँ कुछ भी है, मैं अपने घर वालों के लिए काम कर रही हूँ, लाइक मैंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ बना रही हूँ मैं अपने ही यूज के लिए, तो वो क्या है? नॉन मार्केट एक्टिविटीज है। Non-market activities include things which are not economic, comprises of exchange of system। अगर हम लोग बात करें these जो activities are performed for pay और profit के लिए की जाती है। ऑब्वियसली मार्केट एक्टिविटीज़ है जिसमें मैंने प्रोडक्शन की है, ठीक है, वो किसके लिए की होगी? ऑब्वियसली मनी के लिए, अर्न करने के लिए ही की होगी। दीज एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट के लिए होती हैं। एग्जाम्पल, अ टीचर इज टीचिंग इन अ स्कूल एंड अ मैन इज वर्किंग इन अ बैंक। तो इससे क्या है? ये क्या है? एक मार्केट एक्टिविटीज है जिससे हमें क्या होगा? सैलरी मिलेगी जब पढ़ाएंगे, तो ये एक मार्केट एक्टिविटीज है। दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म फॉर सेल्फ कंजप्शन। जैसे हमने एक एग्जांपल अभी भी देखा था कि हम गार्डनिंग कर रही हूँ मैं, तो वो किसी और के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपने घर को सुंदर बना रही हूँ। मैं वेजिटेबल्स ग्रो कर रही हूँ अपनी एज अ हॉबी के तौर पे, वो मैं अपने घर के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए नहीं। अगर वो मैं मार्केट में सेल करने के लिए कर रही हूँ तो वो मार्केट एक्टिविटीज है, लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने यूज के लिए थोड़ी थोड़ी सब्जियां उगा रही हूँ तो वो मेरे सेल्फ कंजप्शन के लिए, वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज है, ठीक है। एग्जाम्पल, सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें अपने ही घर के लोग जो है खेती बाड़ी करे, तो वो किसके लिए करे? अपने गुजारे के लिए कर रहे हैं। एंड प्रोसेसिंग और प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जैसे दूध, जैसे मैंने गाय रखी हुई है, एक बफेलो रखी हुई है जिससे मैं अपने घर में दूध यूज कर रही हूँ, अपने ही घर में, सेल नहीं कर रही, तो वो क्या है? नॉन मार्केट एक्टिविटीज है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। हमारी एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी, तो उस नेशनल हेल्थ पॉलिसी के क्या फीचर है? The 3 features of NHP, National Health Policy, are it aims at improving the accessibility of health care and family welfare। अगर हम बात करें इसका मेन एम क्या होता है? एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर के लिए काम करना, राइट। उसके बाद इट एम्स टू, देखिए हर फैमिली का एक्सेस होना चाहिए किस तक? एक हेल्थी, मतलब वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की साइड, ठीक है। हेल्थ केयर सेंटर्स मीन्स हर जगह जो है हॉस्पिटल्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हम कहीं, मतलब हॉस्पिटल्स बहुत दूर दूर हो, सरकार जो है हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ ना हो, तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है हमारा एक्सेस वहाँ तक होना चाहिए, हमारी पहुँच वहाँ तक होनी चाहिए, राइट। इट एम्स इन इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल सर्विसेज की भी ये ध्यान रखता है, ठीक है। जैसे कि
कोई लैक्टेटिंग मदर होती हैं या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है तो गवर्नमेंट अपनी साइड से किट्स भी प्रोवाइड करवाती है आंगनवाड़ी के साइड से, ताकि उनको न्यूट्रिशनल फूड्स मिले, राइट। बच्चों को जैसे मिड डे मील के थ्रू दिया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें जो होती है न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। स्पेशल फोकस ऑन किस पे, अंडर प्रिविलेज, स्पेशल फोकस ऑन सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। मेन किस पे फोकस करना है, जो अंडर प्रिविलेज है, जिनको इन चीज़ों का अधिकार नहीं मिल रहा है, मतलब उनको जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज नहीं मिल पा रही, उन सेगमेंट्स पे, जैसे वुमेन्स हो गई, बच्चे हो गए, जिनको ये चीज़ें नहीं मिल पा रही, उनको ये न्यूट्रिशन दे पाना। इट हैज़ इम्प्रूव द रेशियो ऑफ, अब देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात करें तो ये किस पे काम करेगी मैम, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए, मींस हॉस्पिटल्स होने चाहिए, हर फैमिली का मतलब ज़्यादातर लोगों का वो एक्सेस होना चाहिए हॉस्पिटल्स तक, जल्दी से जल्दी पहुंच सके अगर कोई प्रॉब्लम हो। साथ में देखिए हॉस्पिटल्स बना दिए तो मैम नर्सेज भी होनी चाहिए, उनमें डॉक्टर्स भी होने चाहिए, हेल्थ वर्कर्स भी होने चाहिए। एंड गवर्नमेंट स्पेशल फोकस करती है, वो कहते हैं ना अच्छा खाएंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, तो एक न्यूट्रिशनल फूड्स भी सबको मिले। तो राइट, इट हैज़ इम्प्रूव द रेशियो ऑफ नर्सेज, डॉक्टर्स, बेड्स इन द कंट्री में भी इसने मतलब किया है, किसने, नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, व्हाई इज हेल्थ ऑफ पीपल अ मेजर कंसर्न फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। देखिए एक हेल्दी पॉपुलेशन होगी तो देश के लिए कितना अच्छा है, वो देश की प्रोडक्टिविटी के लिए कितना अच्छा, एक हेल्दी जो पॉपुलेशन का होना, राइट। तो देखिए हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। हमने देखा था हेल्थ और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है एक अच्छी पॉपुलेशन, एक क्वालिटी पॉपुलेशन बनाने के लिए। क्या क्या मैम, एक हेल्थ और एजुकेशन। तो अगर हम लोग बात करें, हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड इन रिटर्न it affects the overall growth and development of a country. In spite of improvement in health, medical facility, decline in infant mortality rate, etc. देखिए अगर हम लोग देखें हमारे यहाँ अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ चल रही हैं मैम, अभी इतनी भी नहीं है पर धीरे धीरे जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है, किसमें, मेडिकल फैसिलिटीज़ में। इट कंटिन्यूज अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज देखिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक अमेनिटीज आर स्टिल ओनली अवेलेबल टू 1/3 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। देखिए हमारे लिए क्या होता है, हम लोग क्या क्या कंज्यूम करते हैं मेनली, और कुछ मिले ना मिले, बहुत लग्जरी खाने को मिले ना मिले, लेकिन हमें रोटी चाहिए, हमें पानी चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे इंडिया में जो 1/3 पॉपुलेशन ही है उसी को एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल पाता है, जो बाकी अगर उनको नहीं मिल पा रहे तो सोचिए उनके साथ कितने सारे हेल्थ इश्यूज होंगे, राइट। द पर कैपिटा कैलोरीज कंजप्शन इज स्टिल मच बिलो द रिकमेंडेड लेवल। देखिए पर कैपिटा जैसे क्या होता है कि कितना कोई कैलोरीज जो है ले रहा है, इनटेक ऑफ कैलोरीज, तो कुछ होता है कि हाँ भाई इतना चाहिए होता है इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को, इतने चाहिए होता है इस एज ग्रुप को, बॉडी के अकॉर्डिंग कैलोरीज चाहिए होते हैं, लेकिन लोगों के पास इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है ले पा रहे, मींस उतना खाना वो कंज्यूम कर पा रहे, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड इन द 12th प्लान फॉर द एजुकेशन एंड लिटरेसी। जो हमारा 12th प्लान आया था उसमें एजुकेशन एंड लिटरेसी के लिए जो है कौन कौन सी जो है पॉलिसी स्ट्रैटेजीज ऑप्ट की गई थी। देखिए द स्ट्रैटेजीज इंक्लूडेड इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी एंड अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम, मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि बहुत सारे क्या है आईटी सेक्टर जो है, स्कूल में भी क्या होता है, अब कंप्यूटर लैब्स होती हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जिसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं बच्चों के लिए, राइट। इट इज़ ऑल्सो फोकस्ड ऑन कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो रेगुलर स्कूल नहीं कर पाते या कॉलेज नहीं कर पाते किसी रीज़न से, तो हमारे यहाँ ये भी प्रावधान है, पढ़ना ज़रूरी है। आप डिस्टेंस से भी एजुकेशन, डिस्टेंस ये नहीं है दूर जाके, मीन्स जिसमें सिर्फ आपको पेपर देने जाना पड़ेगा, आपके पास बुक्स होंगे, आप अच्छे से घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, इस तरीके का सिस्टम ही है। आईटी सेक्टर को डेवलप किया जा रहा है और भी न्यू कोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं ताकि जो एक अच्छा जो है एजुकेशन सिस्टम बने। चलिए क्वेश्चन नंबर 15,
व्हाट इज द प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर। देखिए अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, आज भी एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा जो दे रहा है वो प्राइमरी सेक्टर है। हाँ, पहले के कंपैरिजन में कम दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट कर रहा है, रोजगार जो दे रहा है, वो हमारा प्राइमरी सेक्टर दे रहा है। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की आप बात करें तो टर्शरी सेक्टर जो है वो इतना जो है, अगर बोले प्रोडक्टिव सबसे ज्यादा आज के टाइम में कौन से सेक्टर है, वो टर्शरी सेक्टर है। देखिए प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है इज द मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग सेक्टर है ऑफ द इकोनॉमी। इन रीसेंट years there has been a decline in the dependence of population on agriculture partly because of disguised unemployment। अगर हम देखें प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा मतलब लेबर ऑब्जर्विंग है, उसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगती हैं, राइट। तो अगर हम लोग बातें सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन agriculture has moved to either secondary or the tertiary sector। जो सरप्लस लेबर होता है, जो ज्यादा लेबर होता है, हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मीन्स हर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा लोग जो है काम कर रहे होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर तो होता है लेकिन कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है उससे। तो वो जो सरप्लस लोग थे वो ज्यादा लोग अब शिफ्ट हो रहे हैं किसकी साइड, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर की साइड में। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। तो हमारी जो सेकेंडरी सेक्टर है, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, इसमें हमारा जो मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग सेक्टर है वो कौन सा है, सेकेंडरी सेक्टर है। फिर आते हैं टर्शरी सेक्टर में। देखिए बहुत सारी न्यू सर्विसेज जो है अब दिखने में आती हैं। अब क्या है कि डे बाय डे जो है सर्विसेज बढ़ रही हैं। जैसे पहले अगर नॉर्मल सही ले ले, ग्रॉसरी के लिए हम क्या होते थे, हम स्टोर्स पे जाते थे, हमें थोड़ा बहुत भी कोई सामान लेना होता था, हम स्टोर्स पे जाते हैं, अपना सामान लेते हैं, हम फिर आते हैं। लेकिन अगर अभी के हम लोग बात करें, बहुत सारी अगर हम देखें तो बहुत सारी जगहों पर अब हमारे पास ब्लिंकिट है, ठीक है, हमारे पास जोमेटो है, हमारे पास अगर देखें मतलब हर ऐप जो है अपना बिग बास्केट है। तो इस तरीके से बहुत सारे अब हमें घर बैठे ग्रोसरीज मिल रही है, राइट। हमें क्या मिल रहा है, उन सर्विसेज से हमें क्या मिल रहा है, घर बैठे सर्विसेज मिल रही है। तो वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड सो ऑन। तो बहुत सारी न्यू सर्विसेज जो है अब हमें क्या है, ग्रोसरी घर बैठे मिलने लग जाती है उन सर्विसेज के थ्रू। तो इस तरीके से टर्शरी सेक्टर जो है वो सर्विसेज बढ़ती ही जा रही हैं अब, राइट। जैसे जैसे लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, टर्शरी सेक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा सर्विसेज जो है उसमें बढ़ती जा रही है और न्यू न्यू सर्विसेज इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो सबसे ज्यादा जो एक स्कोप जो है अभी वो किसमें है, टर्शरी सेक्टर में है। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब 5 मेन फीचर ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। जो हमने देखा था 6 to 14 ईयर्स के 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को जो पढ़ाना है, कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, सर्व शिक्षा अभियान। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, राइट। तो अच्छे से पढ़ाई करनी है आप लोगों ने, और साथ साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को लाइक भी करना है। चलिए, द 5 मेन फीचर्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान की अगर हम बात करें, इट इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन है to all the children in the age group of 6 to 14 years में प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें, इट इज अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक इनिशिएटिव है इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स। किसके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी, द लोकल गवर्नमेंट्स के साथ एंड द कम्युनिटी। और मेन एम है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जो बेसिक एजुकेशन है वो हर बच्चे को मिलनी चाहिए, ये कंपल्सरी है। राइट टू एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी के चलते इन दिस ब्रिज कोर्स एंड बैक
टू बैक स्कूल कैंप्स हैव बीन इंट्रोड्यूस, न्यू स्कूल। देखो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा के अधिकार से वंचित ना हो, इसके चलते बहुत सारे स्कूल कैंप्स ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। न्यू फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन जो है इंट्रोड्यूस किया, न्यू फॉर्म इन द सेंस रॉट लर्निंग, भाई रट्टे वाली पढ़ाई को छोड़ के प्रैक्टिकल नॉलेज की साइड नए कैंप्स लगाए जाते हैं, नए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो स्कूल्स में एनरोल करें। इन दिस ब्रिज कोर्स एंड बैक टू स्कूल कैंप्स have been introduced the increased enrollment in elementary education। फिर उसके बाद देखिए मतलब एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए वहां पे क्या होता है, मिड डे मील स्कीम। क्या होती है, मिड डे मील स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज द अटेंडेंस इन स्कूल एंड इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब देखिए जो 6 to 14 ईयर्स का जो एज ग्रुप का बच्चे आ रहे हैं उनको जो है मिड डे मील स्कीम के तहत जो है वो फूड भी प्रोवाइड करवाया जाता है, एंड साथ में इससे क्या होगा, फूड भी प्रोवाइड होगा और वो एक अच्छा हेल्दी फूड होगा, तो वो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, न्यूट्रिशनल स्टेटस भी उनका बढ़ेगा, पोषक खाना उनको दिया जाता है। These टाइप ऑफ पॉलिसीज, जो इस तरीके की पॉलिसीज हैं हमारी सरकार की, कुड ऐड टू द लिटरेट माइंड्स। बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे एजुकेटेड हो गए और फर्दर ये किसके लिए अच्छा है, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। पढ़े लिखे बच्चे, अच्छा हेल्दी फूड मिल रहा है, आगे जो है और आगे अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो वो एक देश के लिए कैसी पॉपुलेशन बनाएंगे, क्वालिटी पॉपुलेशन बनाएंगे जो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, एक्सप्लेन एनी 5 इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम देखें कि 5 आपको इफेक्ट्स बताने किसके, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के क्या पड़ते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पे। देखिए हमारे पास देखिए बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन उस पॉपुलेशन को, उस मैन पावर को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, हेल्दी पॉपुलेशन है, लेकिन हम उस मैन पावर को यूज नहीं कर पा रहे, तो वो क्या है, वो वेस्ट है मैम, वो कंप्लीट वेस्ट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है कि हमारे पास एक मैन पावर होती है जिसको जो है वो पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, लेकिन हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो वो बेरोजगारी, हम उसको जॉब जो है नहीं दिलवा पा रहे, दे पा रही है सरकार। तो देखिए द 5 इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जिसमें लोगों के पास जॉब्स नहीं होती, मतलब पोटेंशियल तो है, उनके पास पोटेंशियल है, डिग्रीज है, सब कुछ है, नॉलेज है, लेकिन जॉब्स नहीं है, तो वो होती है बेरोजगारी। ऑन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी आर, देखिए इट लेड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। इससे क्या होता है मैम, मैन पावर रिसोर्स जो है वो वेस्ट होता है। द पीपल हु आर एन एसेट बिकम अ लाइबिलिटी। जो देश की जो जनता है वो एक सरकार के लिए एक एसेट है, एक प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, लेकिन वो अब उनके ही कंधों पे जिम्मेदारी बन जाते हैं। क्यों, जॉब्स नहीं है तो कौन उनका खाना पीना कौन करवाए, ऑब्वियसली सरकार करवाएगी, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉब्स दिलवाने की। अगर वो जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रही हैं तो उसके बाद वो जो एसेट है, जो मैन पावर है, अब वो उन्हीं के ऊपर एक जिम्मेदारी बन जाती है। इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। अब मैं ही हूँ, अगर मुझे जॉब नहीं तो मैं कितना लगेगा कि मैंने इतनी पढ़ाई की, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैं कितना अपनी लाइफ में हम उदास हो जाएंगे कि मुझे जो है जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। मैंने इतनी पढ़ाई की, मेरी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, मेरी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मुझे जॉब नहीं। कई बार जॉब ये भी होता है अनएम्प्लॉयमेंट में, जॉब्स तो मिल रही है लेकिन अपनी पोटेंशियल से कम जॉब मिल रही है। अब मैं डिजर्व करती हूँ एक हाई पेड जॉब और मुझे बहुत कम पे वाली जॉब में काम करना पड़ रहा है, तो वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट ही है, राइट। इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिसअपेयर अमंग द यंग पीपल। और इसकी वजह से जो यंग पीपल है, जो पूरे दिल से चाहते हैं कि वो काम करना चाहते हैं, वो बहुत निराश हो जाते हैं। उनको लगता है कि मतलब उनकी लाइफ में कुछ मतलब प्रोडक्टिव करने को नहीं है। इट इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड दैट इज डिपेंडेंसी ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। अब जैसे मान लीजिए एक घर है, एक घर में एक फादर है, वो अर्न कर रहे हैं, फिर उनका बेटा, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो है उनका बेटा उनको कमा के देगा, राइट। तो अब क्या होता है कि वो भी क्या है कि उनकी जॉब नहीं लगी तो भी वो किस पर डिपेंड है, अपने फादर पर डिपेंड है। हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, अगर हम लोग बात करें, वो जब घर में आप लोग, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको,
आप लोग हैं, वैसे मान लो आप एक भाई बहन है, आपकी मम्मी है वो काम नहीं करती है, वो होम मेकर है, फिर आपके एक फादर हो गए, फिर आपके घर में दादा दादी है। तो सपोज आप हैं तो अब आपकी एज तो है नहीं कमाने की, अब आप किस पे डिपेंड हो, अपने फादर पे डिपेंड हो हर चीज़ के लिए, अपनी स्कूल के लिए, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, स्कूल फीस के लिए, हर चीज़ के लिए किस पे डिपेंड हो, फादर पे, क्योंकि वो ही एक पर्सन है जो बाहर काम करने जाते हैं। सिमिलरली आपके दादा दादी जी, मान लीजिए अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायर हुए थे, तो उनको पेंशन है तो वो चलेगा, लेकिन मान लीजिए वो भी कुछ काम नहीं करते हैं, इन द सेंस कि वो अब उनकी एज नहीं है, वो अपने घर में ही रहते, तो भी उसका बर्डन किस पे आएगा, वो वर्किंग पॉपुलेशन मींस आपके फादर पे, राइट। तो हमारे पास जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो क्या होती है, ओवर बर्डन होती है। लेकिन मान लीजिए आप इतने कैपेबल हो गए हैं और आप बड़े होके, आपके फादर तो अर्न कर रहे हैं, साथ में आप भी अर्न कर रहे हैं, आपकी सिस्टर एक अच्छी जॉब पे वो भी अर्न कर रही है, तो वो डिपेंडेंसी जो है उन पे कम होगी और वो आपकी ओवरऑल फैमिली की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर कोई नहीं कमाते हैं तो उससे क्या होता है, वो भी एक बर्डन बन जाते हैं किस पे, वर्किंग पॉपुलेशन पे। ये तो एक फैमिली का एग्जांपल था, हमें पूरी ओवरऑल कंट्री की बात कर रही हूँ, राइट। द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑफ एन इंडिविजुअल गेट्स अफेक्टेड। देखिए अगर मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कैसी होगी, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, अपग्रेडेड ही होगा। लेकिन अगर मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे, आप कहते हैं आप बार बार पेरेंट्स से भी नहीं मांग सकते, तो वो भी इफेक्ट होता है। तो ये ओवरऑल एक इंडिविजुअल की ग्रोथ, कंट्री की ग्रोथ पे तो इम्पैक्ट करता है, एक इंडिविजुअल की ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो ग्रो कर ही नहीं पाएंगे, उनके पास जॉब्स नहीं होगी तब, राइट। Question 80. Analyze the role of education in the formation of human capital. देखिए, the role of education in human capital formation is as follow. एजुकेटेड पीपल क्या होंगे, मैं बहुत अच्छी एजुकेटेड हूँ, राइट, और तो क्या होगा, हाई पेड जॉब्स मिलेंगी, राइट। तो एजुकेटेड पीपल अर्न मोर देन अनएजुकेटेड पीपल, उनसे ज़्यादा कमाते हैं। लिटरेट पॉपुलेशन जो होता है वो एक कंट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है, ना कि एक जिम्मेदारी है, वो उन्हीं को जो है कमा कर देता है, वो उनके लिए बहुत प्रोडक्टिव है, वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। इट लेड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, जो हमारी जो एजुकेटेड पॉपुलेशन होती है वो क्या देती है, मैंने जैसे आपको बताया हायर प्रोडक्टिविटी देती है। इट ओपन्स न्यू एवेन्यूज फॉर अ पर्सन, उसके अगर मैं एजुकेटेड हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाएंगे जॉब्स के, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ज़्यादा ऑप्शन होंगे। इट प्रोवाइड्स न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलपमेंट वैल्यूज ऑफ लाइफ, राइट। इट कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, अगर मैं ग्रो करूँगी तो ऑब्वियसली मेरी सोसाइटी भी क्या करेगी, ग्रो करेगी, मैं उसमें भी मेरा कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा। इट एनहेंसेस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं अपनी कंट्री के बारे में अवेयर हूँ, कल्चरल रिचनेस उनको वैल्यू करती हूँ, तो हर चीज़ जो है वो उसमें आ जाती है। एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट, और मैं अगर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी काम करूँ तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी अगर उनके पास जो है हाईली एजुकेटेड रिसोर्सेज हैं तो, राइट। कौन से रिसोर्सेज, ह्यूमन एज अ रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 19. In what way is human capital superior to other sources like physical capital? How a large population is turned into a productive asset? Explain. अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, ह्यूमन कैपिटल, मैं आपको पैसे हैं रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं आपको, ये पैसे हैं आपके पास और ये रखे हुए हैं, तो क्या इसका कोई यूज़ है? इसको यूज़ कौन करेगा? इसको यूज़ करेगा कौन? अपने नॉलेज के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू, अपनी एबिलिटीज़ के थ्रू कौन यूज़ करेगा? मैम ह्यूमन यूज़ करेगा, नहीं तो अपने में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कागज़ के नोट उड़ते रहेंगे, राइट। हम जब तक उसको काम करने लायक नहीं बनाएंगे, राइट, कौन सभी चीज़ों के लिए, जैसे ह्यूमन कैपिटल, आपकी चाहे फिजिकल कैपिटल हो किसी भी तरीके की, आपका लैंड हो, लेबर हो, कुछ भी हो, सबको प्रोडक्टिव कौन बना रहा है? ह्यूमन ही बना रहा है, राइट। हम ही उन सब चीज़ों को टुगेदर करके वर्किंग में लाते हैं, अपने आप से कुछ नहीं होता है। Human capital is superior to other sources, ma'am, like physical capital, as it can make use of other sources like land and physical capital. Human capital can develop land and
फिजिकल कैपिटल अकॉर्डिंग टू हिज स्किल। देखिए हम लोग जो है फिजिकल कैपिटल हो गए, जैसे लैंड हो गया, हमारे फिजिकल कैपिटल हो गए, इन सभी को जो है प्रोडक्टिव बना सकते हैं कौन? हम लोग जो है, बिकॉज दे कुड नॉट डेवलप ऑन देयर ओन। अपने आप से, अब लैंड है, यहाँ पे कोई घर नहीं बनेगा, अपने आप से थोड़ी घर बिल्डिंग्स खड़ी हो जाएंगी जब तक कि ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, नहीं तो वो एक लैंड ही है, राइट? तो इसीलिए हम क्या है मैम? सुपीरियर है। एक लार्ज पॉपुलेशन इज टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट। कैसे भाई? मैम अगर उन पे इन्वेस्टमेंट की जाए एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ के थ्रू और ट्रेनिंग के थ्रू, तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग स्किल्स, उनके स्किल्स को जो है अच्छे से डेवलप किया जाए, एम्फसिस ऑन एकेडमिक एंड वोकेशनल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट, उनकी स्टडी पे, एजुकेशन सिस्टम पे वर्क किया जाए, मेकिंग अवेलेबल अपॉर्चुनिटी एक्सेसिबल टू लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल लाइक टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए। इन सभी को टुगेदर कौन करेगा मैम? ह्यूमन ही करेंगे, और ह्यूमन ही जो है वो सबसे प्रोडक्टिव है, सुपीरियर है। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट्स मिलती है? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन इंडिया आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, दिस इज द फिनोमिना वेयर टू मैनी वर्कर्स आर वर्किंग, जहाँ पे बहुत सारे वर्कर, जैसे मैंने आपको बताया भी था, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर, लगता है कि खेत में काम करें, लेकिन अगर उनमें से 2-4 को हटा भी देंगे तो उस काम पे फर्क नहीं पड़ेगा, उतनी ही प्रोडक्टिव रहेगी। डिवीजन ऑफ लेबर तो हो जाता है, काम तो बढ़ जाता है, लेकिन उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, वो अपनी पोटेंशियल से कम ही वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो होती है आपके डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज द फिनोमेना वेयर टू मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन अ स्पेसिफिक जॉब्स। It happens in small agricultural farm where the whole family is working on the same farm. पूरी फैमिली काम कर रही है सेम फार्म पे, but so many workers are not required to cultivate the farm efficiently. वो कहीं और भी काम कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा लोग वहाँ पर लगे हैं उस फैमिली के, वो उनको ज़्यादा ग्रोथ देगा, राइट? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एग्रीकल्चर में ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए टी लीव्स हैं, ठीक है, और टी लीव्स, अब पूरे सीजन में तो टी लीव्स होंगी नहीं, तो कुछ ही सीजन में जब वहाँ पे टी लीव्स होंगी, मतलब चाय की पत्तियाँ होंगी, तो उन गार्डन्स में पत्तियाँ तोड़ने वाले काम करेंगे। जब वो खत्म हो जाएंगी तो उनके पास कोई काम नहीं होगा। तो मान लीजिए मेरे पास एप्पल के बगीचे, अब एप्पल जो है वो कुछ टाइम पीरियड तो यूज़ होगा कि उसको तोड़ा जाएगा, यूज़ किया जाएगा, बॉक्सेस में रखा जाएगा, राइट? लेकिन जब उसका सीजन नहीं होगा तो उसके बाद उनके पास काम नहीं। तो कुछ जॉब्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? सीजनल होती हैं। तो देखिए, इट अकर्स व्हेन वर्कर्स कैन फाइंड वर्क इन स्पेसिफिक सीजन में। क्या, जब तोड़नी है लीव्स तब तो काम है, बाकी टाइम पे वो काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चरल वर्कर्स may find work only during busy agriculture season when sowing, harvesting, weeding and threshing are done. अब जैसे एग्रीकल्चर है, खेतों में ही है, पूरा टाइम तो काम नहीं करता, एक बार हमने बीज बो दिए, वो कर दिया, उसके बाद सिर्फ इरिगेशन के लिए बीच बीच में आना पड़ता है, फिर कटिंग के टाइम में ज़रूरत है, फिर कुछ टाइम खेत खाली रहते तो आपके पास काम नहीं है। तो ये इस तरीके से क्या होता है? आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वेरी कॉमन, अर्बन सेंटर्स में ये देखने को मिलती है। शहरों में लोग एजुकेटेड हैं, सब कुछ है, लेकिन जॉब्स नहीं है, उनकी पोटेंशियल, और जॉब है भी तो उनकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो देखिए, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन, कहाँ पर मैम? अर्बन एरियाज में, शहरों में इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कॉमन है। देयर इज अ कॉमन इन अर्बन एरिया, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड एंड टेक्निकल स्किल्ड वर्कर बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब्स फॉर देमसेल्फ, वो अपने लिए जॉब्स नहीं ढूंढ पाते हैं। एजुकेटेड यूथ, और ये बहुत कॉमन है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कंट्री के लिए। ये प्रॉब्लम सॉल्व करना देश की सरकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को क्या हो? एम्प्लॉयमेंट मिल सके, जॉब्स मिल सके, ताकि वो होपलेस ना हो, राइट?
चलिए इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं यूट्यूब पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की बात करें, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड्स की क्लासेस है हमारे पास। वैदिक मैथ्स की क्लास है, क्रैश कोर्स कराए जाते हैं एंड स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हैं हमारे पास। हम डील करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के साथ। With this end of today's session, I hope you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.